चलिए, कहां तक बातें हमारी लास्ट क्लास में हो गई थी? अच्छा, वो सारा हमने पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे सामने जो रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन कि जो अल्फा है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हालांकि ये एनसीईआरटी में कहीं पर गिवन नहीं है, ठीक है, फिर भी थ्योरेटिकली अपन एक बार डील कर लेते हैं। कैसे, क्यों की बातें नहीं करेंगे, केवल फैक्टर की बातें करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर लाइट सोर्स लिया था ना, उसकी वेवलेंथ। तो सबसे पहले हमारे सामने रहेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड यानी कि जो भी आपने लाइट सोर्स इस्तेमाल में लिया है वो किस वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है। दूसरा हमारे सामने रहेगा लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। अब उस ट्यूब में आपने क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। तो उसमें कुछ खास बातें होंगी। कंसंट्रेशन क्या है आपके सॉल्यूशन की? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जिसका भी आप अल्फा पता करना चाहते हैं उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो होगी सॉल्यूशन की, तो उस कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब आप अल्फा पता किसका करना चाहते हो? ग्लूकोज का अलग आएगा, फ्रक्टोज का अलग आएगा, अगर आप बात करें ग्लिसरल्डिहाइड का तो उसका अलग आएगा। भाई कंपाउंड टू कंपाउंड अल्फा चेंज होने वाला है। तो सॉल्यूशन आपने बनाया किसका है उस पर भी डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो जो लाइट सोर्स लिया है उस कौन सी वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है। दूसरा, पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ कितनी ली है आपने, कैसे, वो नहीं पूछेगा कभी भी, हालांकि पूछेगा तो ये भी नहीं। फिर उस पोलरिमीटर ट्यूब में जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसका कंसंट्रेशन क्या है, और वो सॉल्यूशन है किसका ये भी तो मालूम होना। भाई ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है, किसका है, उस पर भी अल्फा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट और लास्ट आपके सामने रहता है कौन? टेम्परेचर। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने रहता है कौन? टेम्परेचर। कि आप जब एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे तो उस टाइम पर टेम्परेचर क्या था। हालांकि क्लियरली कहीं भी एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, आज तक पूछा भी नहीं गया है, पर इधर उधर आपको एक क्वेश्चंस दिखाई दे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारे सामने होता है मामला वो शुरू होता है। मेन जो पॉइंट है इसके बाद शुरू होता है, एक बार आप जल्दी से सुलटा दीजिए। ऑप्टिकल बच्चे एक ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाने पर आए, कैसे क्वेश्चंस? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाने पर आए तो हर एक स्टेटमेंट में हमको निपटा सकता है, हर एक स्टेटमेंट स्टीरियो के, क्योंकि आप याद नहीं कर सकते जब तक आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्लियर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगा सकते। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि सर मेरे तो आए हुए क्वेश्चन बन गए। आए हुए क्वेश्चन में फर्क होता है, 2025 में जो आपसे नहीं बने थे अब वो बनेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं भी तो 10 बार सोचूंगा कि ये क्वेश्चन बच्चे से बनना चाहिए। तो आए हुए बन रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आने वाले बनने चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी। आइए समझते हैं चीजों को। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, यह स्टार्टिंग में केवल किससे पता लगाया जाता था? एक्सपेरिमेंट, पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही पता लगाया जाता था। लेकिन बाद में थ्योरेटिकल मेथड्स भी डेवलप किए गए कि बात केवल इतनी सी है कि ये एक्टिव है या नहीं है, यही पता लगाना है। तो कहा गया कि इसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल मेथड्स भी हैं जिनके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें, हमें किसके बारे में कमेंट करना है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ये दो तरीके से हम पता कर सकते हैं, ध्यान से सुनते हुए जाइए। एक तो तरीका कौन सा रहेगा बताओ? एक्सपेरिमेंटल।
कैसा रहेगा? एक्सपेरिमेंटल। आप बताइए, एक्सपेरिमेंटल मतलब कहां से पता करोगे? पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। पोलरीमीटर अगर अपन बात करना चाहें, ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यहां से हम पता कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। क्या सर थ्योरेटिकली भी पता कर सकते हैं? तो जी हां, हमारे पास थियोरेटिकल मेथड्स भी है। कैसे मेथड है बच्चे? थियोरेटिकल मेथड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके बेसिस पर हम ये तो बता देंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। बहुत आसानी से बता देंगे एक्टिव है या, पर ये नहीं बता पाएंगे डेक्स्ट्रो है या, ये नहीं बता पाएंगे। एक्टिव इनएक्टिव पर कमेंट कर देंगे। और वो कैसे पता करोगे सर? वो पता किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्या? सिमेट्री एलिमेंट्स। विद द हेल्प ऑफ क्या? सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स के बेसिस पर हम ये कमेंट कर पाएंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आइए थोड़ा सा रिलेट करता हूं सब्जेक्ट को। जैसे स्टार्टिंग में कोविड आया, आप सभी ने देखा, ये तो सभी ने देखा हमने। तो स्टार्टिंग में जब कोविड आया तो हमारे पास एडवाइजरी आई क्या, कि भाई जैसे भी आपको कुछ भी होता है तो नजदीक से नजदीक अस्पताल में तुरंत जाएं और अपना कोविड टेस्ट करवाएं। सबसे पहले एडवाइजरी ये आई, रिस्क ना ले, तुरंत टेस्ट करवाएं। फिर धीरे धीरे हमें कोविड को समझने का मौका मिला, क्लियर। और फिर डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी की कि भाई ये सिम्टम्स हैं, स्मेल ना आना, लगातार फीवर रहना, क्लियर। ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? कोविड के। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आपको कोविड हो चुका है, टेस्ट करवाने की जरूरत। तो पहला तो मेथड कैसा था? एक्सपेरिमेंट, टेस्ट से बता रहे थे। फिर किसके बेसिस पर बताने लगे? सिम्टम के बेसिस पर बताने लगे। और फिर यह भी बोला गया कि आपको हल्के सिम्टम्स है तो तुरंत अस्पताल ना दौड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है। तो आप घर पे अपने आप को आइसोलेट करें। और एक प्रोसीजर बता दिया कि आप ये मेडिसिन फॉलो करना शुरू कर दें। ये सारे के सारे, जैसे आप डॉक्टर बनेंगे, आपके पास पेशेंट आएगा, आप पेशेंट को देखकर ही बता देंगे कि आप में ये सिम्टम्स है, मतलब आपको ये बीमारी है, क्लियर। मान लो आपके पास पेशेंट आया, आपने ऐसे लगाया कि हाँ फीवर है, आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये थ्योरेटिकल मेथड है। फिर पेशेंट ने बोला कितना है बताओ, फिर तो एक्सपेरिमेंट से ही बताना, यानी कि थर्मामीटर से ही बताना पड़ेगा। आपने देखा कि भाई आपने हीमोग्लोबिन की कमी है, नाक खून जीभ देख के जो भी डॉक्टर पहचानते हैं, मान लिया कि कमी है, अब पेशेंट कह रहा है बताओ कितना, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो उसके लिए तो फिर टेस्ट करवाना पड़ेगा। मतलब थ्योरेटिकल मेथड से हम ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ये नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो है या, दैट्स फॉर यू हैव टू गो फॉर एक्सपेरिमेंट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसका मतलब तो सर हमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स अच्छे से जान लेने चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो बातें नहीं होगी। जी हां, तो अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो यही है, सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे हम? सिमेट्री एलिमेंट्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सिमेट्री एलिमेंट्स पूरी एनसीईआरटी में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो मैं लिखूंगा वो पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन से आपका मॉड्यूल और ईएलपी भरी हुई है। ये हमारा है नहीं, पूरे कोटा में भरा हुआ है। हालांकि जो क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल के आए हैं 2016 को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। पर 2016 का जो आया वो इनसे भी नहीं बना, मतलब वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए थे। एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई थी। चीजें तो पहले ही होती हैं पर वो पढ़ाई नहीं जाती थी। बिल्कुल एनसीईआरटी को साइड में रख के क्वेश्चन पूछे गए कि क्या एनसीईआरटी में साइड रख दे कोई मतलब, अब बातें केमिस्ट्री की। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर इधर उधर हल्का हल्का डाइवर्ट होता रहता है, जेई की तरफ जाता रहता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। इसमें सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट हमारे सामने आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको इन शॉर्ट बच्चे क्या बोला जाता है? पीओएस। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, प्लेन का पी, ऑफ का ओ, सिमेट्री का एस। दूसरा हमारे सामने आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको आप सीओएस के नाम से भी जानते हैं, समझ गए होंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कई बार इसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोल दिया जाता है।
क्या बोल दिया जाता है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन। एक ही बात, सेंटर ऑफ इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर हमारे सामने आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरे में हमारे सामने आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन शॉर्ट इसको एओएस के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ नंबर जो सबसे बेहतरीन होता है इन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स में, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम से इसको जाना जाता है। यह सबसे बेहतरीन सिमेट्री एलिमेंट है और हम इस पर चर्चाएं नहीं करेंगे। एओएस अभी भी जो हम चर्चाएं करेंगे वो केवल दो सिमेट्री एलिमेंट्स पर करेंगे, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। हालांकि चारों में से कोई भी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम 1 और 2 को पढ़ेंगे। पर आप समझिए 1 और 2 4 के बिना अधूरे हैं। तो 4 पर जो बातें हैं वो इनडायरेक्टली होती रहेंगी, डायरेक्टली हम नहीं करने वाले बात। डायरेक्टली बात तो हम केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये बताना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी पड़ती है, तो वहां पर भी अप्लाई करेंगे तो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑर्गेनिक में ही मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन सिमेट्री एलिमेंट्स के बेसिस पर हम किस प्रकार की बातें करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। आइए सिमेट्री एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक हमारे सामने है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक हमारे सामने है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक हमारे सामने है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक हमारे सामने है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ध्यान से सुनते हुए जाइए चीजों को, फिर आपको छापने का मौका दिया जाएगा। इधर ध्यान दीजिए भाई, लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो शब्दों के ब्रह्मजाल से भरा हुआ है। आती हुई चीज को भी आपसे नहीं बनने देगा एग्जामिनर अगर उसने पूछने का तरीका बदल दिया है। देखो सब्जेक्टिव पेपर में क्या है, जो आपको आता है ना वो लिख के आ जाना, खत्म हो गई कहानी। ऑब्जेक्टिव में जो आपको आता है वो नहीं, जो उसने ऑप्शन में दिया है वो मालूम होना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, मतलब ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे एब्सेंट हैं, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल को बच्चे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। ठीक है? एक हमारे सामने है पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन एओएस आ जाता है, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस टाइप के मॉलिक्यूल को बच्चे हम बोल देते हैं डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हैं? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। हालांकि अच्छे लेवल पर तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिमेट्रिक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिससिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता, कोई भी नहीं होता चारों में से। और डिससिमेट्रिक में कौन होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हालांकि कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपके कैसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं? अगर एग्जैक्टली प्रोनाउंस करो तो इनको किरेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किरेल, किरेल मॉलिक्यूल्स। लेकिन चलता क्या है? कायरल। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। और कायरल मॉलिक्यूल्स को ही ऑप्टिकली एक्टिव होने का हक है। जो कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे आपके वही क्या मिलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि सर आप तो यह कहना चाहते हो कि इसके होने और ना होने से कद्दू फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, अगर आपका एओएस नहीं है तब भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, और एओएस है तब भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टेक्निकली तो हमारे पास कितने हो गए हैं? 3 हो गए। इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है। इसके होने और ना होने से तो एसिमेट्रिक एंड डिससिमेट्रिक में फर्क आता है। हालांकि एसिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक दोनों ही कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स। मैं धीरे धीरे वर्ड कायरल से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, पर अभी चीजें आप ध्यान से सुनते हुए जाएं, मतलब और शॉर्ट कर लिया जाए चीजों को, किस प्रकार से बातें की जाए। मान लीजिए हमारे सामने है प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमारे सामने है सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमारे सामने है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
क्लियर? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, हम बढ़िया तरीके से इस पर एक बार बातें कर लेते हैं, ध्यान से सुनते हुए जाइए। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि स्टेटमेंट का दौर है और स्टेटमेंट के दौर के अंदर हमें बहुत ही सोच समझकर बातें करनी चाहिए। ये हमारे सामने, अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सीओएस, अगर किसी मॉलिक्यूल में एएओएस भी, अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो बच्चे ऐसे मॉलिक्यूल को बताओ कैसा मॉलिक्यूल बोला जाएगा? कायरल मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कैसा मॉलिक्यूल बोलेंगे? कायरल मॉलिक्यूल। इसका मतलब सर आपने ये हटा दिया, तो आप सोचो ना इसके होने और ना होने से कद्दू फर्क? कायरल तो दोनों कंडीशन में हो रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? कायरल मॉलिक्यूल्स। और कायरल मॉलिक्यूल्स को ही हक होता है कैसा होने का? ऑप्टिकली एक्टिव होने का। लिंक करते जाइए चीजों को। अब आते हैं दूसरे वाले पैरामीटर्स पर। इस प्रकार से हम यहां पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल आपके सामने है, उसमें पीओएस तो है लेकिन सीओएस नहीं है। कोई मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने है, उसमें पीओएस तो नहीं है बच्चे लेकिन सीओएस है। कोई मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने है जिसमें पीओएस भी है और सीओएस भी है। तो इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर आप लोगों के सामने आ गई है, तो बच्चे ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाएगा अकायरल मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा? अकायरल मॉलिक्यूल। कायरल का अपोजिट अकायरल होता है, मतलब जो कायरल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अकायरल मॉलिक्यूल। और बच्चे ऐसे मॉलिक्यूल आपके कैसे मिलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके मिलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी तक ना तो मैंने पीओएस डिफाइन किया है, ना तो मैंने सीओएस डिफाइन किया है, ना अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ना आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पर इनके होने और ना होने से मॉलिक्यूल में क्या फर्क पड़ता है मैंने ये बता दिया है। बच्चों एक बहुत ही ज्यादा चलने वाली स्टेटमेंट है, मैं काफी समय से टेस्ट पेपर में वो स्टेटमेंट देखता हूं। स्टेटमेंट मॉलिक्यूल without POS and COS is chiral, या molecule having no POS no COS is optically active। ये स्टेटमेंट को सही करार दिया जाता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अगर किसी मॉलिक्यूल में POS COS नहीं है लेकिन AOS आ गया, तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां बातें केवल पीओएस सीओएस की करते हैं, तो वो स्टेटमेंट तो टेक्निकली कहीं ना कहीं जाकर गलत हो जाता है। लेकिन सर आपने तो कहा था कि हम अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़ने वाले, लेकिन अब हमारी बातें तो क्लियर है ना, पीओएस भी नहीं होना चाहिए, सीओएस भी नहीं होना चाहिए और एओएस भी नहीं होना चाहिए। हालांकि नीट और जेई एडवांस, आप समझिए मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, नीट और जेई एडवांस में अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सीओएस, तो ये मान लिया जाता है कि उसमें एओएस भी नहीं होगा। मतलब जिनमें पीओएस सीओएस ना होते हुए क्या हो जाए? एएओएस। वो केस कभी नीट में और वो केस कभी जेई में नहीं पूछे जाते हैं। तो जो स्टेटमेंट बनाई जाती है सर लोगों के द्वारा, वो जितना जानते उतने से बनाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने इनको खंडित ना किया हो। भाई 2022 से पहले स्टेटमेंट चलती थी, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। 2022 में यही स्टेटमेंट आई, एनटीए ने इसको गलत करार दिया, बदल दिया, नोट्स बदल गए। तो जब स्टेटमेंट आती है ना तो बदल जाती है, कि खुद से निकाल रहे हैं, खुद से नहीं निकलती केमिस्ट्री, आपको मालूम होना चाहिए। और आजकल का एग्जामिनर ऐसा ही बिल्कुल भाई साहब बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो ये हमारे सामने है। अगर आप सोचो या तो क्या जाए पीओएस या क्या जाए, यानी कि दोनों में से कोई एक भी आ गया ना, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? अकायरल मतलब ऑप्टिकली। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए इतना जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। वॉल्यूम ज्यादा तेज है, वो तो तेज रहेगी, मैं बाहर से कम करवाऊंगा तो मैं जोर से चिल्लाने लग जाऊंगा। हैबिचुअल हो गए हैं ना, जब तक मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई नहीं देती, वो एक पिच सेट हो जाती है। कुछ होते हैं आपके दोस्त जो लगातार बोलते ही रहते हैं, हम उन्हीं में से हैं, आदत हो गई हमको। तो आप फिर स्पीकर से थोड़ा दूर बैठे, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों।
सिमेट्री एलिमेंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल को लगभग हर रिएक्शन में इन्वॉल्व करेगा, मैं बता रहा हूं, और इस बार इन्वॉल्व किया है। सुलटा दिया है। इनकरेक्ट। यस, एओएस मेन होता है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स वेयर पीओएस एंड सीओएस इज एब्सेंट बट एओएस इज प्रेजेंट। पर जब हम बात करते हैं तो केवल पीओएस और सीओएस की बात करते हैं, तो वो स्टेटमेंट अपने से आई हुई है। जैसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स है जो सही नहीं है। स्टेटमेंट मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कायरलिटी सेंटर इज कायरल, इसको भी लोग गलत बताते हैं, पर ये स्टेटमेंट सही है। गलत उन लोगों के हिसाब से है। तो बहुत सारी चीजें जो सोचकर बनाई जाती है कि ऐसा होगा, नहीं नहीं, जो सब्जेक्ट को आखिरी तक जानता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप ट्रैकिंग जा रहे हैं, इतना ऊंचा पहाड़ है, आप वहां कभी गए नहीं, बस यहां तक गए और यहां से बैठ के वहां की प्रेडिक्शन करने लग गए हो, ये गलत है। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपने दिल्ली नहीं देखी है इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली नहीं है। सुलटा दिया है। अभी इनको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। जब तक आप नहीं लिख सकते हम कुछ आगे लिख ही नहीं पाते। व्हाइट बोर्ड का ये फायदा, तुम जब तक यहां लिखते थे हम लाइन खींच के वहां पर आगे का मटेरियल तैयार रखते थे। व्हाइट बोर्ड पे जो एक लेक्चर में जाता है, डिजिटल में वो 1.5 लेक्चर में जाता है। वो फिर अलग अलग दिक्कत होगी, किसी को दिखेगा नहीं, किसी को कुछ हो जाएगा। सभी का मोटिव एक है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। सुलटा दिया है। आइए देखिए, कायरल मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से पहचानेंगे हम। पहला तो हमने सिमेट्री एलिमेंट्स के बेसिस पर पहचाना, ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन भी है पर्टिकुलरली, ये वर्ड कायरल आया कहां से, वो सारी बातें हम यहां पर करेंगे। कायरल मॉलिक्यूल के सामने डेफिनेशन लिख दीजिए एक बार। इफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉन सुपरइम्पोजेबल, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। if a molecule and its mirror image are non-superimposable, या फिर लिख सकते हो नॉन आइडेंटिकल। बस इस नॉन आर नॉन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सामने लिखा है बच्चे, तो इसी की तो बातें हो रही होंगी। आप समझिए, कायरल मॉलिक्यूल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं और पहचानते किसकी मदद से हैं, इनकी मदद
से। पहचाना ऐसे जाता है, डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अगर एक मॉलिक्यूल एंड इसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर क्या ना हो, सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले तो मुझे वर्ड सुपर इम्पोज का मतलब समझा दीजिए। सुपर इम्पोज होने का मतलब क्या है? क्लियर? चलिए सुपर इम्पोज होने का मतलब समझाता हूं। किसी के पास फोन है? दे दीजिए। ठीक है, देखिए, नहीं पासवर्ड थोड़ी मांगू, पागल हो गया हूं क्या? इधर देखिए, मान लीजिए दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज। ये क्या है? और ये ऑब्जेक्ट की। अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए, रखने का मतलब सुपर इंपोज किया जाए, तो सामने से आपको केवल एक ही दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब है कि सुपर इंपोज हो गए, मतलब ऑब्जेक्ट ने इमेज को कंप्लीटली छुपा लिया है। सामने से एक ही दिखेगा, जैसे किस में दिखता था, एक्लिप्स्ड। इसे कहते हैं सुपर इंपोज। अगर एक नहीं दिख रहे हैं, दोनों में आपको साफ साफ अंतर नजर आ रहा है, इसका मतलब वो सुपर इंपोज नहीं हो रहे, मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल। जो वर्ड कायरल आया है या किरेल आया है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। देखिए जाहिर सी बात है, हम ले देकर इंग्लिश और हिंदी जानते हैं और हमारे यहां ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, तो कभी वर्ड लैटिन भाषा का आएगा, कभी ग्रीक का आएगा, कभी जर्मन का आएगा। क्लियर? तो जो कायरल वर्ड है, ये जो आपका है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये वहां पर होता है कायर। हिंदी वाला कायर नहीं, कमजोर नहीं, कायर प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब हाथ। जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनमें हैंडिडनेस की प्रॉपर्टी होती है। किसकी? हैंडिडनेस। इसका मतलब समझिए, ये मेरा कौन सा है, राइट हैंड। अब यहां पर क्या इमेजिन कीजिए, मिरर। देखो मैं आपको जब भी इमेजिन करने के लिए कहूं, जब भी विजुलाइज करने के लिए कहूं, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ऑप्टिकल अगर ढंग से सीखना है तो। और इमेजिनेशन बिल्कुल साउथ की मूवीज की तरह होनी चाहिए। क्लियर? वहां पर इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन सबसे बेहतरीन होता है। देखिए ना साउथ की मूवीज, आजकल तो बॉलीवुड वाले भी वैसे बनाने लग गए। क्लियर? वहां पर क्या होता है, लड़ाई चल रही होती है, हीरो की एंट्री होती है, ऐसे आता है पत्ते उड़ते हुए, हवा उड़ती हुई, और ऐसे फोल्ड करके बैठ जाता है, चेयर भी उसी स्पीड से आती है। हाँ। मतलब दोनों की स्पीड क्या रहती है, सेम। हीरो आके बैठता, एक विलन बच जाता है, वो इधर देखता है उधर देखता है, सारे गिरे हुए, सारे गिरे हुए हैं, हीरो बैठा हुआ है, वो भी टसन में। पूछता है क्या किया तूने, फ्लैशबैक विजुलाइज करवाता है कि ऐसे ऐसे ये आए, ऐसे ऐसे मैंने इनको सुलटा दिया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, वहां लड़ाई होने से पहले लड़ाई खत्म कर दी जाती है। हीरो की एंट्री होती है, मेन विलन को बुलाता है कि देख तू ऐसे मारेगा, मैं ऐसे मारूंगा, इमेजिन करवा देता है, वो हथियार रख के चले जाते हैं। विजुलाइजेशन। तो हमें भी ऐसे विजुलाइज करना पड़ेगा। तो ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड। क्लियर? अब आप यहां पर मिरर इमेजिन कीजिए। तो आप बताइए, किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। तो ये बन गया मिरर इमेज। आपके राइट हैंड की मिरर इमेज आपका लेफ्ट हैंड होता है। और देखना, जब इसको ऑब्जेक्ट मान लूं और इसको मिरर इमेज और एक दूसरे पर रखूं, तो ये सुपर इंपोज, दोनों अंगूठे अलग अलग दिख रहे। इसका मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी मिरर इमेज है, ये आपस में क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल। ये आपस में क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब है दोस्त कि ये और ये सेम नहीं है। स्टीरियो मतलब आंखों का, खुली आंखों से धोखा होता है। यहां पर आपको लगेगा कि नहीं सर, दोनों एक जैसे ही तो दिख रहे हैं और मैं सुपर इंपोज कर रहा हूं तो सुपर इंपोज नहीं हो रहे। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज की तरह रिलेट किए जा रहे हैं, पर ये वास्तव में सेम नहीं है, दो अलग चीज है ये। तो सर क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिससे हम विजुलाइज कर सकें, क्या ये वास्तव में ये अलग है? जी हाँ, यहां पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे आप फील कर सकते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट और एक मिरर इमेज है तो वो हमेशा सेम हो, जरूरी नहीं है। जैसे ये राइट हैंड है, ये इसकी मिरर इमेज है लेफ्ट हैंड, ये दोनों वास्तव में अलग चीजें हैं, दिखते एक जैसे हैं। कैसे? राइट हैंड का जो आप ग्लव्स पहनते हो वो राइट में ही आता है, लेफ्ट में। अगर ये दोनों सेम होते दोस्त, तो कोई सा भी हाथ का दस्ताना किसी में भी ऐसा नहीं होता। क्लियर? हाँ, यहां भी एक्सेप्शन है, ऋतिक रोशन, उसका राइट हैंड की मिरर इमेज लेफ्ट हैंड नहीं है। एक्सेप्शन हर जगह चलते हैं। अब देखिए, आपका जो राइट पैर है ना, अभी समझते हैं, चीजों को समझते हैं।
जो आपका राइट पैर है उसकी मिरर इमेज आपका लेफ्ट पैर है। जिन्होंने चप्पल पहने हैं जो नॉर्मल है, क्लियर, वो आप देखेंगे राइट पैर की मिरर इमेज लेफ्ट पैर है, लेकिन ये भी नॉन सुपर इंपोजेबल है, नॉन आइडेंटिकल, क्योंकि राइट पैर का चप्पल राइट में ही आता है, लेफ्ट में। आज तुम बदल के पहन जाओ, जब तक रूम पे पहुंचोगे कम से कम 10 से 15 लोग तुम्हें बता चुके होंगे कि डॉक्टर तो बाद में बन जाना, चप्पल पहनना सीख ले। इसका मतलब राइट पैर का चप्पल राइट में आता है और लेफ्ट पैर का चप्पल, ये बात चप्पल पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप चप्पल के सामने चप्पल रखोगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आएंगे, पर वो भी कैसे हैं, नॉन आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे, नॉन सुपर इंपोजेबल। मतलब राइट पैर का चप्पल राइट में आएगा और लेफ्ट पैर का चप्पल लेफ्ट पैर में आएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें ये हैंडिडनेस वाली प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हैंडिडनेस वाली प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को दोस्त हम क्या बोलते हैं, कायरल। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स पाए गए, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स पाए गए जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो कई बार कायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन स्टेटमेंट में आ जाती है। कायरल मॉलिक्यूल कौन होता है, विच हैव नॉन सुपर इंपोजेबल और नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए, तो यहां पर हमारे पास कुछ डायग्राम्स है, आपको बनाना है अपने तरफ से। वैसे भी आप डायग्राम बनाने में अच्छे खासे हैं। ऑप्टिकल हमारे सामने है, ये देखिए, जिसकी बातें हम कर रहे थे उसी पर ही। ये देखो, लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज राइट हैंड है। व्हेन वी ट्राई टू सुपर इंपोज, तो सुपर इंपोज नहीं होते, दूर से दोनों अंगूठे अलग अलग दिखाई दे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिरर इमेज तो है, पर कैसी मिरर इमेज है, आप बोलोगे इनको नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल। हमें तो यही लिख देना है, नॉन सुपर इंपोजेबल से भी बेटर क्या है, नॉन आइडेंटिकल। अब इसको समझो कि इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए? तो ये वर्ड्स ही हमें क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज आपस में सुपर इंपोज ना हो तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कायरल यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव पाया जाएगा। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, मात्र ये वाला, ऐसे सुपर इंपोज करने की कोशिश नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड्स आप उसके नीचे लिखे। सुलटाइए, बनाइए, आप देखिए, अपना ही हाथ बनाना है। जल्दी बनाएंगे, सुंदरता इतना मैटर नहीं करेगा, जल्दी जल्दी बनाएंगे। हमें वर्ड्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। नॉन सुपर इंपोजेबल मतलब नॉन आइडेंटिकल, मतलब बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। जैसे आपने ट्विंस देखे हैं कभी, पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखाते थे, राम श्याम, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पर वो एक होते नहीं थे। दिखते एक जैसे हैं पर एक होते नहीं है, तो वहां पर आपने उनको ट्विंस कहा है। तो जब दो दिखे एक जैसे पर एक ना हो तो उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज। सुलटा दिया है, नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज। चलिए, तुमने देवी जी अंगूठा तोड़ दिया है। वसुदेवन की मूवी कौन से, वो उंगली देखते उंगली तोड़ देता है, ऐसे ऐसे, गोलमाल, ये सब याद है। डीयू कैसे निकाला जाता है ये कब पढ़ाया हमको, ये तो तूने पढ़ाया ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा अकायरल मॉलिक्यूल। अगला लिखिए, अकायरल मॉलिक्यूल। सबसे पहले एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखते हैं, चीजों को कंफ्यूज नहीं करते हैं। लिखो अकायरल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट कायरल।
achiral molecule, molecules which are not chiral. achiral molecule, molecules which are not chiral. क्लियर? जो कायरल नहीं होते वो क्या होते हैं? achiral. और करके लिख दो, और करके लिख दो. Molecule and its mirror image are superimposable. Molecule and its mirror image are superimposable. अगर किसी मोलिक्यूल की मिरर इमेज उस पर क्या हो जाती है? सुपर इंपोज. मोलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर सुपर इंपोजेबल. कायरल में क्या होती थी? नॉन सुपर इंपोजेबल. यहां पर क्या होंगी? सुपर इंपोजेबल. क्लियर? आइए, तो सर कोई ऐसे भी आप बताओ ना, कोई ऐसा भी मिरर इमेज है जो वास्तव में सेम हो? हाँ, जैसे अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने है पेयर ऑफ सॉक्स. आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, आपको दूसरा बनाने के लिए दिया जाएगा. पेयर ऑफ सॉक्स. तो आप देखो, जब एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो परफेक्टली सुपर इंपोज होते हैं. अभी आप घर से आए होंगे एडमिशन लेने के बाद, तो आप जूते पैक करके लाए होंगे. तो जब भी आप पैकिंग करते हैं तो एक जूता ऐसे और एक ऐसे उल्टा रखते हो, क्योंकि आपको पता है वो सुपर इंपोज. लेकिन जब भी आप सॉक्स पैक करते हैं तो एक के ऊपर दूसरा रख के क्या कर देते हैं? फोल्ड. तो आप समझिए, जब ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी क्या है? मिरर इमेज. तो ये ऐसी मिरर इमेज है कि अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो परफेक्टली क्या करती हैं? सुपर इंपोज. और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप समझिए. अंगूठे वाले की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो तो चप्पल वाले कहानी हो जाएगी. क्लियर? नॉर्मल जिनमें होते हैं. आप जब सॉक्स निकालते हो, घर जाते हो, रूम पे जाते हो, जो जूते पहन के आते हैं, तो आप ऐसे जूता निकालते हो. क्लियर? फिर दूसरा निकाल दिया, फिर जो पैर पहले आया सॉक्स निकाली, जो जूता पहले रखा हुआ उसमें डाल दिया, फिर दूसरे निकाला, दूसरे में डाल दिया. अब सुबह जब वापस आप लौट कर आते हो तो जो भी पहले आपके सामने सॉक्स आई वही उठा के पहन ले, चाहे राइट में आए पैर आए या लेफ्ट. कभी नहीं सोचते कि वो राइट पैर की थी या लेफ्ट पैर की, क्योंकि उनमें वास्तव में कोई फर्क नहीं है. ये मिरर इमेज भी है और आइडेंटिकल भी है. ऐसे ऑब्जेक्ट्स कैसे ऑब्जेक्ट्स बोले गए? एकायरल. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला गया ऑप्टिकली इनएक्टिव. एकायरल कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो आप सॉक्स पहनते हुए कभी नहीं सोचते कि ये राइट पैर का है या लेफ्ट पैर का है. ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा, जब आप सर्दियों में घर से बाहर निकलते होंगे स्कूटी बाइक लेकर, और आपका एक दस्ताना नहीं मिल रहा होगा. क्लियर? ग्लव्स आपके मिस हो जाते हैं, तो आप पूरे घर में चिल्लाते हैं, मेरा एक दस्ताना कहां गया, मेरा एक दस्ताना कहां गया. तो घर वाले पूछते हैं कौन से हाथ का, क्योंकि उनको मालूम है राइट का अलग और लेफ्ट का अलग है. तो अगर आपके पास राइट हैंड का है तो आपके काम का केवल लेफ्ट का ही है. पर भाई साहब, सॉक्स में ऐसा नहीं होता. एक मिस हो गई तो दूसरे की पहन के जा सकते. कलर अलग होगा, बाकी उनमें कोई फर्क. लेफ्ट वाला लेफ्ट में भी पहना जाता है और राइट में भी. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम एकायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं. समझने के लिए सर आप और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट क्या है? ए. अगर मैं इसके सामने क्या रख देता हूं? मिरर. तो आप बताइए ये क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज. और इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, परफेक्टली सुपर इंपोज कर जाएगा. आगे बात समझ में? तो हमें तो ये वर्ड समझने हैं. इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज. लेकिन कैसी? सुपर इंपोजेबल. ये हमारे सामने है सुपर इंपोजेबल. अगर अपन बात करें मिरर इमेज, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? या फिर आप और क्या कह सकते हो इनको? आइडेंटिकल. क्या कह सकते हो? आइडेंटिकल मिरर इमेज. आप एक पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए, मिरर इमेज हर किसी की होती है. हर किसी की क्या होती है? मिरर इमेज. पर हर किसी की मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं होती है. भाई आप मिरर के सामने रखोगे तो मिरर तो इमेज बनाएगा. कभी ऐसा देखा है कि मिरर बोले कि हट शकल पसंद नहीं आई? तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज तो बनेगी, या तो सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल. आगे बात समझ में? जिनकी नॉन सुपर इंपोजेबल बने वो कायरल, और जिनकी सुपर इंपोजेबल बने वो एकायरल. तो अभी तो केवल आपको ये वर्ड समझाए जा रहे हैं, आगे हमें इमेज बनाने की जरूरत, क्योंकि कायरल और एकायरल तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं. किससे? सिमेट्री एलिमेंट से. बताइए, पीओएस और सीओएस नहीं हो तो हम क्या मान लेते हैं? एओएस भी. और वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल. मतलब उसकी मिरर इमेज
उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। खत्म हो गई कहानी में, मिरर इमेज नहीं बनानी है। और पीओएस और सीओएस आ गया तो मॉलिक्यूल एक आयरन और उसकी मिरर इमेज। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो जल्दी से डायग्राम बनाकर नोट करेंगे। स्टीरियो स्टेटमेंट से भरा हुआ होता है, ध्यान रखना आप हमेशा। ऑप्टिकल स्टेटमेंट से भरा हुआ टॉपिक है। वो अलग बात है कि वो स्टेटमेंट्स अभी आपने एनकाउंटर नहीं की हैं। अरे मतलब आपका सामना नहीं हुआ उनसे। सारे के सारे सीरीज देखकर अलग ही तरीके से रहे कि मास्टर आ गया कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ गया है। वही वाला डायग्राम आपको बनाना है। सुलटा दिया है, एक पॉइंट लिख दीजिए आप, नोट लगाकर लिख देंगे। नोट लगाने का मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब क्या सीखा आपने इतना सा है, स्टार मत लगाना अपनी तरफ से। पहला पॉइंट लिखिए, इफ ए मॉलिक्यूल हैज आइदर पीओएस और सीओएस, if a molecule has either POS or COS, if a molecule has either POS or COS, if a molecule has either POS or COS, then it will be एक iron, then it will be एक iron। अगर POS या COS आ गया तो मोलिक्यूल कैसा हो जाएगा? एक आयरन। ब्रैकेट में लिखो, मींस सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, मींस सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, मींस सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। यानी कि कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल हो गया नॉन सुपर इंपोजेबल, तो ये नहीं कि मिरर लेके आ रहा हूं घर से, नहीं, पीओएस और सीओएस से बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एवरी मॉलिक्यूल हैज ए मिरर इमेज। ये सही बात है, हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है? मिरर इमेज। अगर ऑब्जेक्ट के सामने आपने मिरर रखा और इमेज नहीं बनी तो वो मिरर ही तिलस्मी है, जादूगर वाला मिरर है वो। मान लो रात को आप उठे, मुंह धोने गए, मुंह धो लिया, मिरर की तरफ देखा, कुछ इमेज नहीं बन रही है, तो आप ज्यादा देर तक रुक नहीं, वो नॉर्मल मिरर नहीं है, रूम चेंज कीजिए आप। एवरी मॉलिक्यूल हैज ए मिरर इमेज, बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल हैज, but not every molecule has, but not every molecule has non-superimposable mirror image, but not every molecule has non-superimposable mirror image। कहता है मिरर इमेज हर ऑब्जेक्ट की होती है, पर हर ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल नहीं होती। ये बात समझ में आई कि नहीं? एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए मिरर इमेज, बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल हैज ए नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। क्लियर? चलिए आइए, अब ये बातें सीखने के बाद हम थोड़े से वापस चलते हैं और चीजों को वापस से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर हमें कभी पहचानना है तो हम यहीं से बता देंगे। देखो, अगर मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल। अब आपने कायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ ली है। मिरर इमेज कैसी होती है? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो यानी कि कायरल मॉलिक्यूल में आप लिख सकते हो नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अगर मॉलिक्यूल आपका कैसा है बताओ? एक आयरन। कैसा है? एक आयरन। तो बताओ कैसा रहेगा? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। यानी कि जब भी आपसे कभी ये पूछे दोस्त मेरे कि बताओ इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल, तो मिरर लेके नहीं चल देना है। क्या करना है? अगर पीओएस सीओएस नहीं है तो हम मान लेंगे उसमें एओएस भी और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल। या तो उसमें पीओएस आ जाए या उसमें दोनों में से कोई एक आ जाए। दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत ही, लेकिन दोनों में से कोई एक भी आ गया तो फिर उसकी मिरर इमेज कैसी होगी? सुपर इंपोजेबल। ये क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि यही नए बचे हैं, बाकी जेई एडवांस छील चुका है हर जगह से ऑप्टिकल को ढंग से। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने पहला आता है सिमेट्री एलिमेंट जिसको हमें पढ़ना है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? इसको बच्चे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
सिग्मा से। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखिए इसकी डेफिनेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन लिखेंगे सभी लोग। प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखिए इसकी डेफिनेशन। एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन, an imaginary plane which bisect the given molecule, an imaginary plane, an imaginary plane which bisect the given molecule, which bisect the given molecule in such a way, which bisect the given molecule in such a way that one half of the molecule, which bisect the given molecule in such a way that one half of the molecule is the mirror image of other half, that one half of the molecule is the mirror image of other half, that one half of the molecule is mirror image of other half. अब आप बोलोगे सर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं दिया, तो पहले ही बता दिया है ये इमेजिनरी प्लेन है, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा। एक ऐसा प्लेन इमेजिन करो कि जो गिवन मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट कर दे और एक हिस्सा दूसरे हिस्से की क्या हो, मिरर इमेज। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लेता हूं, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम चीजों को यहीं से सीखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने एक क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यूब। आप सोचिए क्या इस क्यूब को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है? सोचो, दो हिस्से, दोनों हिस्से एक दूसरे की बिल्कुल क्या दिखाई देनी चाहिए, मिरर इमेज। तो मैं आपको बताऊं, जी हां, इसको कई तरीके से दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। सर कई तो छोड़िए, आप कम से कम एक तरीका तो हमें बता दीजिए। चलिए, अगर हम एक तरीके की बात करना चाहें तो ये हमारे सामने एक प्लेन हमें इमेजिन करना है। क्या करना है, ध्यान रखना है, ये इमेजिनरी प्लेन होता है बच्चे, तो इसको आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा। ये एक प्लेन आप इमेजिन कीजिए, और ये प्लेन किसका काम करना चाहिए, मिरर का। ये देखो, ये एक ऐसा प्लेन है जिसने गिवन मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट किया हुआ है, मतलब ये प्लेन किसका काम कर रहा है, मिरर का। ये देखिए यहां पर ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज जस्ट एक्टिंग एज ए मिरर। समझते जाइए, मैं आपको समझाऊंगा वास्तव में कि ये मिरर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो, इस कॉर्नर की मिरर इमेज यहां दिखाई देगी, इस कॉर्नर की मिरर इमेज यहां दिखाई देगी। आप बताओ, इस कॉर्नर की मिरर इमेज यहां, सॉरी, इस कॉर्नर की जो मिरर इमेज है वो यहां दिखाई देगी, इस कॉर्नर की जो मिरर इमेज है वो यहां दिखाई देगी। मतलब इस तरीके से इस पूरे क्यूब को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप बताइए फिर, क्यूब आपका कायरल ऑब्जेक्ट हुआ कि अकायरल, अकायरल। क्यूब की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल। ये तो मैंने एक तरीका बताया है, आप चीजों को समझिए। अगर अपन बात करना चाहें तो हम किस प्रकार से बातें कर सकते हैं, ये तो मैंने कितना तरीका दिखाया है, एक। दूसरा तरीका भी है जिसमें इसी क्यूब को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर सकते हो। आप इस वाले प्लेन के बारे में सोचिए, ये भी आपके गिवन ऑब्जेक्ट को दो बराबर हिस्सों में कट कर रहा है। अब मिरर यूं रखा हुआ है, तो मिरर यूं रखा हुआ, तो बताओ इसकी मिरर इमेज यहां, इसकी मिरर इमेज यहां, इसकी मिरर इमेज यहां, इसकी मिरर इमेज यहां। बताइए, एक से ज्यादा तरीके से कट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसका मतलब सर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्लेन भी हो सकते हैं। यस, ए मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमें कितना ढूंढना है? एक। अगर कोई एक प्लेन ऐसा ढूंढ लिया जिससे गिवन मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में कट होता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर वो मॉलिक्यूल अकायरल होगा। तो यहां से भी पता चल रहा है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, अकायरल। क्या सर यही एक जरिया है, कोई और तरीके नहीं है? बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो आपने काटा है, कहा डायगोनली काट सकते हैं, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, पर हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है।
आइए हम दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारे सामने ये दिया हुआ है, इसमें पहचान कर बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। क्या इस ऑब्जेक्ट को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है या नहीं कट किया जा सकता? आप बताइए। किया जा सकता है कट। कैसे? ऐसे? क्या ये वाला प्लेन इसको कट कर पाएगा? आप बताओ। नहीं, क्योंकि आप देखो ऊपर से तो खाली और नीचे बॉटम है इसके, तो ये तो दो बराबर हिस्से नहीं हुए। हां, आप चाहो तो सर इसको इस प्रकार से दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये नहीं है, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आधे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज दिखाई दे रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है? एकाइरल। एकाइरल मतलब इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल। दोस्त ये बात आप इस ग्लास से भी फील कर सकते हो। ये देखो यही है। क्या इसको दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है? हां। ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ऊपर से खाली और नीचे बॉटम। मान लीजिए आपके लेवल पर समझाए, आप स्टार्टिंग में आए, शेयरिंग के रूम में रहते थे, अब आपकी नहीं बनती, अब रूम अलग अलग कर लिए, तो जो आपने जब एक साथ थे तो जो भी सामान खरीदा था उसका बंटवारा होगा, और आपकी जो बातें हैं वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हर चीज का आधा आधा हिस्सा होगा। अब ग्लास कितना लाए थे, अब इसका भी आपने कह रहा है कि नहीं नहीं आधे पैसे तो मेरे भी लगे, इसके दो बराबर हिस्से करेंगे, तो यस आप इसको दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। इस तरीके से दो बराबर हिस्सों में कटेगा। और आप जानते हैं एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास रखोगे पूरा सुपर इंपोज करता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है? एकाइरल ऑब्जेक्ट है। आइए अब धीरे धीरे केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? केमिस्ट्री की तरफ, क्योंकि मुझे पता है फिर आप धीरे धीरे आंसर क्या करने लग जाएंगे? गलत देने लग जाएंगे। तो चलिए सर्कल वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे सामने क्या दिया हुआ है? सर्कल। ठीक है, आप बताइए क्या इसको दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है? यस, इसको बहुत तरीके से काटा जा सकता है। क्लियर? अगर अपन बात करना चाहें तो एटलीस्ट इस प्रकार से तो दो बराबर हिस्सों में कट किया ही जा सकता है। ऐसे काटा जा सकता है कि नहीं काटा जा सकता है? तो आप बताइए इसके कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से। एक अगर अपन बात करना चाहें तो आपका हेमिस्फेयर, आप समझ लेना कि ये हेमी है। क्लियर? एक जो आपका हेमिस्फेयर है वो कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, और एक इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा, तो इसके दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। आपको मैंने इस स्फीयर को काट के क्यों दिखाया है? बिकॉज आपका जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, तो अगर किसी एटम को आप काटना चाहोगे तो वो दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। तो जब भी किसी एटम के थ्रू क्या गुजर रहा होगा? प्लेन, तो आप समझो वो दो बराबर हिस्सों में कट भी गया और बट भी गया। आपका पता नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका मुझे नहीं पता है। मान लीजिए आप दो भाई, एक भाई एक बहन या दो बहनें, क्लियर, और पड़ोसी यहां कहीं गए हैं, मिठाई लेकर आए लड्डू, और लड्डू एक देकर गए हैं, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। जैसे ही पड़ोसी ने लड्डू दिया दोनों बच्चे आके खड़े हो जाते हैं। अब मम्मी को क्या करना है? बांट के देना है। तो मम्मी किसका इस्तेमाल करती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। लड्डू को ऐसे दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से की बिल्कुल मिरर इमेज आपके सामने रख देते। आप एक बार इधर देखते हो कि कौन से वाला हिस्सा बड़ा है, जो पहले पहुंचेगा वो बड़े वाला खाएगा। लेकिन मम्मी ने प्लेन ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल किया है, दोनों हिस्से एग्जैक्टली सेम। आप दोनों साइड देखने के बाद कोई एक उठा लेते हैं, क्योंकि अगर लड्डू गलती से छोटा बड़ा टूट गया तो घर में दंगे हो जाएंगे, और हो सकता है मम्मी जाके पड़ोसी को कह दे कि एक लड्डू के चक्कर में घर का वातावरण खराब मत किया करो, अपने पास ही रख लिया करो, दो तो दो, या फिर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे कितने हैं? दो। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है जहां मॉलिक्यूल बराबर दो हिस्सों में कट जाता है। एक बार ये सारे डायग्राम मैं चाहूंगा बनाएं, जल्दी बनाएं। फिर कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स में भी हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है या नहीं, और देखेंगे कितना चीजों को आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है। ये हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि वास्तव में मॉलिक्यूल के दो बराबर हिस्से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एटम भी आपका कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का। तो किसी एटम के थ्रू जब प्लेन गुजर जाए तो आप मान लेना वो एटम दो हिस्सों में कट गया और बट गया, और दोनों हिस्से एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेज है।
सुलटा दिया है सभी ने? जल्दी जल्दी बनाएंगे भाई। जिनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है वो ऑब्जेक्ट कैसे हैं? एक आयरन। चाहे पीयूएस आ जाए चाहे सीयूएस आ जाए, मॉलिक्यूल हो जाएगा एक आयरन। सुलटा दिया है। चलिए अब कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री को ठीक से विजुलाइज किया है या नहीं किया। कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स लेकर आते हैं, डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स लेकर आते हैं जिनमें आप चीजों को पहचान सकें। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है बाइसिकल। क्या आ रहा है? बाइसिकल। जीवन में आपने उसको जरूर देखा होगा, उम्मीद करता हूं चलाया भी होगा। पर इस पर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि नहीं सर मैं तो बहुत गरीब हूं, मैंने तो मास्टरी अकेडमी में आके देखा है, इतना गरीब हूं मैं। क्लियर? साइकिल की तो बात ही दूर है। तो आपने चलाया नहीं तो साइकिल देखा जरूर होगा। आप बताइए बाइसिकल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं होता है? बाइसिकल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या नहीं होता है? क्या बाइसिकल को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आप बताइए, कट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? पहले वो बच्चे हाथ उठाएंगे जो कह रहे हैं कि यस बाइसिकल को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है। चलिए, काफी बच्चों का कहना है बाइसिकल आपने देखी है। चलिए अच्छी बात है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें तो ये अब बहुत अच्छी मैं नहीं बना पाऊंगा। ये हमारे सामने क्या है? बाइसिकल। इस प्रकार से आपके सामने होता है। आगे भी अगर अपन बात करना चाहें तो ये इस प्रकार से मडगार्ड होता है, यहां पर आपका टायर होता है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर भी आपका जो है मडगार्ड होता है और इस प्रकार से टायर होता है। फिर यहां पर आपकी सीट बनी हुई है। यहां पर आजकल वैसे स्टैंड आता नहीं, मान लेते हैं चीजें समझने के लिए, ठीक है? मैं बहुत अच्छा नहीं हूं फोटोग्राफर, तो यहां समझिए। यहां पर ये आपकी चेन होती है, ऐसे चेन। इधर आपका एक पैडल होता है, एक पैडल ऊपर की तरफ होता है तो एक पैडल। अब थोड़ा सोचो, काफी लोगों ने कहा है कि जी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हालांकि उसने पूरा दिमाग लगाया है कि सर ऐसे तो कट नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कट करेंगे बताओ? सीट एक साइड, हैंडल एक साइड। इतना बेवकूफ मत समझो सर, हमने ऐसे काटा भी नहीं है। तो आपने कैसे काटा है? हमने तो ऐसे काटा है। साइकिल यूं खड़ी की और हैंडल के बीच से काटा। अब आप, अब अगर रियल बाइसिकल आपने चलाई है तो दोस्त एक साइड तो घंटी होती है, दूसरी साइड घंटी। आपका कितना भी झगड़ा हो जाए साइकिल के दो बराबर हिस्से नहीं कर सकते। टायर एक ले जा सकता है, दूसरा एक टायर रख सकता है, क्योंकि टायर कितने हैं? दो, पर घंटी एक होती है। अब आप ये मत बोलना कुछ लोग दोनों हाथों में घड़ी पहनते हैं। क्लियर? कि मैंने तो दोनों साइड क्या लगा रखी है, घंटी में तो ऐसे बजाता हुआ चलता, आपको कोई दिक्कत? चलो आगे बात कर लेते हैं। अगर आपने ऐसे कट किया तो पहला डिफरेंस तो यही आ जाएगा कि एक साइड घंटी एक साइड घंटी नहीं है। फिर आप जैसे ही नीचे पहुंचोगे यहां पर, क्लियर? चेन से पहले दोस्त ये पैडल ऊपर की साइड होता है और ये पैडल, और ये प्लेन मिरर का काम करना चाहिए। किसका काम करना चाहिए? आपने देखा पैडल ऐसे एक्सल पर लगा होता है, एक यहां तो एक यहां पर होता है। तो जब आप यू प्लेन लेकर आ रहे हो तो इस पैडल के सामने कोई नहीं है। मिरर का मतलब है सेम ऑब्जेक्ट के सामने सेम चीज होनी चाहिए, क्योंकि पैडल एक ऊपर तो एक नीचे होता है, तभी तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। अब आप बोलोगे नहीं मेरी तो ऐसी साइकिल है दोनों पैडल सेम साइड है और मैं ऐसे ऐसे चलाता हूं, तो ये कोई नॉर्मल साइकिल? यहां बातें नॉर्मल की हो रही है। चलिए, उसके बावजूद भी दोस्तों चेन एक ही साइड है, दूसरी साइड चेन कवर भी एक साइड है, दूसरी साइड, मतलब आप इसको दो बराबर हिस्सों में कट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा प्लेन को विजुलाइज करना है और दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आए, थोड़ा ढंग से सोच पाएंगे। कार, कार में बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं होता है? इमेजिन कीजिए कार के दो बराबर टुकड़े किए जा सकते हैं। ये मैं थोड़ा ठीक ठाक बना लेता हूं ना, लेकिन ये बनेगी वो 1980 वाले जो विलन के पास होती थी, इसी प्रकार वाली। ये
ये हमारे सामने कार है। अब आप इसके दो बराबर हिस्से करने चाहो, नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले कुछ मेरे दोस्त कहेंगे कि सर ऐसे दो बराबर हिस्से कर देते हैं। तो मेरे भाई आपको बता दूं, कार में इंजन एक ही साइड होता है। क्लियर? अगर यहां पर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आपका इंजन फ्रंट में मिलेगा, पीछे डिगी होती है। क्लियर? तो ये जगह खाली रहेगी। दूसरा और सुनो मेरे भाई, यहां पर जो हैंडल होता है वो एक ही साइड होता है। इधर दो हिस्से यूं कर लिए तो एक को हैंडल मिलेगा, एक को हैंडल ही नहीं मिलेगा। तो ये दो बराबर हिस्से नहीं हो सकते। अब दूसरा कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं है, आप ना ऐसे वाला प्लेन लाओ नीचे की तरफ, ऐसे वाला, ये वाला प्लेन लाओ जो बराबर हिस्सों में कट करता हुआ आए। तो फिर भी आप बिल्कुल बीच से निकलोगे तो एक साइड तो स्टीयरिंग है और दूसरी साइड स्टीयरिंग, दो बराबर हिस्से नहीं हो सकते भाई, क्योंकि बराबर हिस्से वहां तो होते हैं जो सेम चीज दो हो, और यहां सेम चीज दो है ही नहीं। अब वो अलग बात, आपने फिल्मों में दो स्टीयरिंग वाली कार देखी हो, क्लियर, जो टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, एक इधर खींचेगा एक उधर खींचेगा, तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कुल बात यह है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं कि प्लेन होता क्या है। आइए लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हॉकी स्टिक की अगर अपन बात करना चाहें, हॉकी स्टिक में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या नहीं होता है? हॉकी स्टिक के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या नहीं होता है? पहले कितने बच्चों को लगता है कि हॉकी स्टिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है? तुमने ना तो जीवन में कभी हॉकी खेली है और खाई तो तुमने बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने खेली होती तो एक हॉकी तुम्हारे हाथ में और एक कोच के हाथ में होती है, क्लियर, जिसका कांटेक्ट बार बार आपसे होता रहता है, और वो मारते टाइम सोचते नहीं है कि इस साइड से या उस साइड से। हॉकी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। आप ये कहेंगे कि सर ऐसे, मेरे को इतना बेवकूफ समझा है क्या? ऐसे नहीं काट रहा हूं मैं यहां से प्लेन लेकर आ रहा हूं, ये वाला प्लेन जो इसको भी दो बराबर हिस्सों में कट करेगा। तो दोस्त बता दूं, हॉकी जिस साइड से बॉल को हिट करती है वहां से चपटी होती है, एक साइड से चपटी और दूसरी साइड से उभरी हुई होती है। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो बराबर हिस्से नहीं होंगे, एक साइड चपटा और एक साइड उभरा हुआ होता है, कभी जीवन में अगर आपने हॉकी देखी हो। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, नहीं हमारा रायता फैल चुका था, क्योंकि हमने डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट तो कभी ढंग से देखे ही नहीं है। आइए तो अब हम आते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के तरीके बताऊंगा। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कौन से वाला है, आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कौन से वाला है। उससे पहले एक पॉइंट आप लिख दो, ए मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीओएस। ए मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीओएस। A molecule can have infinite number of POS. A molecule can have infinite number of POS. किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट हो सकते हैं। हमें सारे नहीं ढूंढने में, कितना ढूंढना है? मात्र एक। आइए प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं दोस्तों। अब सब्जेक्ट हमारा शुरू हो चुका है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री किस प्रकार से यहां पर बातें हो सकती हैं, कैसे कैसे आपको प्लेन दिखाई दे सकता है। पहला, कुछ प्लेन आपके सामने होता है, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्टिंग प्लेन। क्या बोलते हैं? बाइसेक्टिंग प्लेन। इसका मतलब समझना, बाइसेक्टिंग बोल देते हैं, कई बार बच्चों इसी को ही स्लाइस कट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्लाइस कट। बाइसेक्टिंग प्लेन का मतलब है कि मॉलिक्यूल का हर एक एटम दो बराबर हिस्सों में कटेगा। मॉलिक्यूल का हर एक एटम दो बराबर हिस्सों में कटेगा, यह बाइसेक्टिंग प्लेन होता है। और ऐसा प्लेन कैसे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है? ऐसा प्लेन पाया जाता है कैसे मॉलिक्यूल्स में? प्लेनर मॉलिक्यूल्स में। कौन से मॉलिक्यूल्स में पाया जाएगा? प्लेनर मॉलिक्यूल्स में। यानी कि अगर आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पहचान ली है कि वो मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर, तो 100% उसमें क्या होगा? पीओएस। आइए समझाता हूं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मान लीजिए अगर अपन बात करेंगे, हमारे सामने कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर कौन लगा हुआ है बताइए? फ्लोरीन। यहां पर कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। यहां पर कौन लगा हुआ है? ब्रोमीन। यहां पर कौन लगा हुआ है? आयोडीन। क्लियर? इस प्रकार से आपका मॉलिक्यूल है। राइट नाउ आप जानते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2।
अगर ये दोनों कार्बन sp हैं तो जाहिर सी बात है इनके ये तीनों बॉन्ड जो बने हुए हैं कौन से प्लेन में बनेंगे, सेम प्लेन में, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब ये सारे एटम एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, सारे के सारे। राइट नाउ अगर आप देखना चाहो तो ये सारे के सारे एटम्स कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन। कौन से प्लेन में है, वर्टिकल। सारे एटम्स बताओ कैसे होते हैं, एक बार मुझे बता दो। एटम आपका कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप, कोई छोटा स्फेयर होता है और कोई बड़ा, बस इतना सा फर्क होता है, होते सारे के सारे स्फेरिकल होते हैं। क्लियर। तो अब आप ये वाला प्लेन सोचिए, आपका मॉलिक्यूल बताओ कौन से वाले प्लेन में लाई कर रहा है, वर्टिकल। तो वर्टिकल प्लेन से ही इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है। कितने एटम है इसके अंदर टोटल, 6। 6 के 6 किस में लाई कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में। तो जब ये प्लेन आपका आगे बढ़ेगा तो आप समझिए यहां पर ऐसे है कौन, फ्लोरीन, यहां पर ऐसा है कौन, क्लोरीन, कार्बन कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप बताइए आपका फ्लोरीन कितने हिस्सों में कटेगा, 2। और ये स्पेयर है और स्पेयर को दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। लेकिन आप बोलोगे सर काट दिया तो एफ कैसे कटेगा, अरे एफ तो उसके क्या है, सिंबल है। मेरा नाम योगेंद्र कहीं लिखा हुआ है तो एटम का नाम फ्लोरीन है, सिंबल दिया हुआ है, एटम पर थोड़ी फ्लोरीन लिखा होता है। क्लियर। तो इन अल्फाबेट को इग्नोर कीजिए आप जो लिखे हुए हैं, एटम को स्फेरिकल शेप का मानिए। आप बताइए फ्लोरीन छोटा स्फेयर होता है और क्लोरीन बड़ा, साइज आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो यहां से ये भी दो हिस्सों में कटेगा, ये भी दो हिस्सों में कटेगा, ये भी दो हिस्सों में कटेगा, सारे के सारे एटम आप बताओ कितने हिस्सों में कट जाएंगे, 2 हिस्सों में। अगर आप इस मॉलिक्यूल को विजुलाइज करना चाहते हैं दोस्तों तो इस मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने विजुलाइज करवाया जा सकता है। मॉलिक्यूल पूरा का पूरा प्लेनर है, इस बात को समझिए। सारे के सारे एटम जो लगाए हैं मैंने कौन से लगाए हैं, अलग। ऐसे देखो राइट नाउ ये मॉलिक्यूल कैसे है, ऐसे। आप बताओ पूरा मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, वर्टिकल। ये प्लेन वर्टिकल। तो जिस प्लेन में लाई करता है ना कोई प्लेनर मॉलिक्यूल, वही प्लेन उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा पीओएस होता है, कौन सा, मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसी में ही। जैसे ये वाले प्लेन से काट दो, बताओ जैसे ही आप जाओगे तो बताओ रेड वाले आपके एटम के कितने हिस्से हो जाएंगे, 2। ब्लू ग्रीन वाले के भी, ब्लैक वाले के भी, ब्लैक वाले के भी, ब्लू वाले के भी, येलो वाले के भी, पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबके 2-2 हिस्से हो जाएंगे। अगर दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर, तो उसमें हमेशा कौन सा प्लेन मिलेगा, बाइसेक्टिंग। खत्म हो गई कहानी, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब अपना यहां से एक टैगलाइन चलने लगता है। क्या टैगलाइन है, प्लेनर है तो पीओएस है, प्लेनर है तो पीओएस है। अगर प्लेनर होगा तो 100% उसमें पीओएस होगा। कौन सा प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन, जिस प्लेन में वो लाई कर रहा है उसी से ही कट जाएगा। ये एक एग्जांपल है, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बाइसेक्टिंग है या कोई दूसरा है। नेक्स्ट हमारे सामने एक प्लेन आता है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। कौन सा आता है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। रिफ्लेक्टिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो किसी एटम को नहीं काटेगा। क्या बोला मैंने, किसी एटम को नहीं काटेगा, बीच से निकल जाएगा। बिल्कुल एक हिस्सा दूसरे हिस्से की क्या दिखाई देगा, मिरर इमेज। आइए समझते हैं, ध्यान से सुनते हुए जाइए। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा दोस्त। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने या कोई मॉलिक्यूल हमारे सामने है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के तरीके बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के तरीके। देखिए इसमें आपको प्लेन मिल सकता है अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से बीच से काटें। ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, मतलब यहां पर हर एटम और ग्रुप पेयर में मिलेगा। किस में मिलेगा, पेयर में। सर मैं समझा नहीं, पेयर में मिलेगा के मतलब क्या है दोस्त, देख COOH के सामने COOH मिरर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा प्लेन। बताओ कार्बन के सामने कार्बन, बताओ H के सामने, बताओ OH के सामने। तो बताइए ये प्लेन किसका काम कर रहा है, मिरर का। तो मैंने यही तो कहा था कि प्लेन जो है आपका किसका काम करना चाहिए, मिरर का काम करना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि यहां पर एटम्स और ग्रुप्स किस में होने चाहिए, पेयर में। एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स, ग्रुप्स मस्ट बी इन पेयर, मस्ट बी इन पेयर। मतलब जब आपको पेयर में दिखेंगे तो मिल सकता है COH COH,
एच एच ओ एच ओ एच साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्लेन भी हो सकता है। तो बताइए ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल? अकायरल। ये वाले पर कमेंट नहीं किया, कायरल या अकायरल? अकायरल। स्टेटमेंट वैसा ऐसे आती है पता भी नहीं चलता, ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल्स आर अकायरल। बच्चा सोचेगा ये कैसा स्टेटमेंट है, तो आप सोचो ना, प्लेनर है तो, और पीयूएस है तो अकायरल है। यही ऑप्टिकल है, हाथ नहीं रखने देता है। आइए नेक्स्ट हमारे सामने प्लेन पर बात करते हैं। नेक्स्ट कुछ प्लेन हमारे सामने ऐसे होते हैं जो होते हैं बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग, बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग। मतलब कुछ एटम्स को तो दो हिस्सों में काटेगा और कुछ को दिखाएगा मिरर इमेज। आप बताइए रिफ्लेक्टिंग प्लेन कब आता है? रिफ्लेक्टिंग जब पेयर में होती है चीजें। बाइसेक्टिंग मतलब जो एटम के बिल्कुल बीच से जाएगा। ये प्लेन सभी एटम्स के बीच से गया है, ये बाइसेक्टिंग प्लेन है, सबको दो बराबर हिस्सों में काटा इसने। क्लियर? तो बिना एटम्स को काटे भी प्लेन आ सकता है, जैसे इसने एक भी एटम को नहीं काटा पर फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि देखो बिल्कुल बॉन्ड के बीच से काटा हमने, फिर भी दो बराबर हिस्से हो गए मॉलिक्यूल के। क्लियर? अब आता है बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे सामने है BF3। क्या है? BF3। यहां पर कौन है? फ्लोरीन। यहां पर भी आप लोगों के सामने कौन है? फ्लोरीन। यहां पर आप लोगों के सामने कौन है? फ्लोरीन। आप बताइए BF3 में कार्बन की जो बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2। क्लियर? प्लेनर मॉलिक्यूल है, नो डाउट प्लेनर है तो पीओएस है। तो ये हाल फिलहाल आप बता सकते हो ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है मॉलिक्यूल? मुझे 3 पेन दे दीजिए कैप के साथ। इनऑर्गेनिक एकदम खत्म है भाई। कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? इतना बता दो तुम तो। कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? दिमाग से पैदल लोगो, कैसी बात कर रहे हो? ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ऐसे है मॉलिक्यूल। यहां सेंटर में कौन सा एटम है बताओ? बोरोन। ये वेज पर फ्लोरीन, ये डैश पर फ्लोरीन, और ये सॉलिड लाइन पर फ्लोरीन। क्लियर? जो नाप से दूर नाप से नजदीक वो सॉलिड, जो आपकी तरफ वो वेज, जो आपसे दूर वो डैश। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने है। कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल। नो डाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन ही पूरे मॉलिक्यूल को काट देगा। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो जिस भी प्लेन में लाई करता है, आप सोचिए कैसा प्लेन इमेजिन कीजिए, सारे एटम इसके रास्ते में आएंगे ना। जो भी प्लेन के रास्ते में आएगा वो कटेगा और दो बराबर हिस्सों में कटेगा, बिकॉज एटम इज स्फेरिकल। क्लियर? तो एक प्लेन तो ये है, पर वो मैं नहीं सिखाना चाहता। मैं सिखाना चाहता हूं बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग। मतलब बाइसेक्टिंग का मतलब कुछ एटम तो दो हिस्सों में कटेंगे और जो नहीं कटेंगे वो पेयर में होंगे। किसमें होंगे? पेयर में। आप बताइए कोई और प्लेन भी हो सकता है? नो डाउट इसमें बाइसेक्टिंग प्लेन है, लेकिन इसमें बाइसेक्टिंग के साथ साथ रिफ्लेक्टिंग भी है। आप थोड़ा सा कौन सा प्लेन इमेजिन कीजिए इसके अंदर? आप वर्टिकल प्लेन इमेजिन कीजिए, ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन बताओ कहां से जाएगा? सबसे पहले बोरोन, एटम दो हिस्सों में कटेगा। फिर कहां से जाएगा? फ्लोरीन। तो ये बोरोन और फ्लोरीन तो दो हिस्सों में कट गए, और जो नहीं कटा वो पेयर में है फ्लोरीन के सामने। तो जब प्लेन बीच से निकलेगा तो इसकी मिरर इमेज ये, और ये तो कटेंगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे ही बनेंगे। तो आप बताइए अगर मैं यहां पर कौन से वाला प्लेन इमेजिन कर रहा हूं दोस्त? ये वाला प्लेन अगर इमेजिन कर रहा हूं तो ये वाला प्लेन, आप ही बता दीजिए मुझे, ये वाला जो प्लेन है दोस्त, ये वाला जो प्लेन है, ये बोरोन को तो दो बराबर हिस्सों में कट करेगा, फ्लोरीन को भी दो बराबर हिस्सों में। इनकी तो टेंशन नहीं है, जिस एटम से प्लेन गया उसकी टेंशन। और जो नहीं कट किए वो देखो फ्लोरीन के सामने पेयर में है। तो ये इन दोनों को तो बाइसेक्ट कर रहा है और इन दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट का मतलब रिफ्लेक्शन, इमेज बना के दिखा रहा है। तो बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा है? अकायरल। सर एक मिनट रुक जाओ, क्या मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा प्लेन है, बाइसेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग या बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग? कुछ नहीं पूछेगा तेरे से। तुझे कुल मिलाकर एक पीयूएस दिख जाना चाहिए। और हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि तेरे को सामने मॉलिक्यूल आते प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो विजिबल होगा। जल्दी सुलटाइए, आगे बढ़ो।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। हमें प्लेन की टाइप कभी नहीं पूछी जाएगी, ये हमारी सहूलियत के लिए है कि हम इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे ही हमें पता चला मॉलिक्यूल प्लेनर है तो हम बोल देंगे 100% प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। उसको आप स्लाइस कट या फिर क्या कह सकते हैं, बाइसेक्टिंग, मतलब हर एटम दो हिस्सों में कट जाएगा उसका। सुलटा दिया है। उसी के नीचे लिखना उस एग्जाम्पल को। इस मॉलिक्यूल में ट्राई करो प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की है या नहीं। इस मॉलिक्यूल में ट्राई कीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं। ट्राई कीजिए। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। चलिए मैं एक प्लेन आपको विजुलाइज करने के लिए कह रहा हूं बच्चे, कि जो मैं कह रहा हूं उस प्लेन को एक बार आप विजुलाइज कीजिए, ठीक है। एक प्लेन हम यहां से इमेजिन कर रहे हैं, यहां से ये वाला जो प्लेन है वो हम इमेजिन कर रहे हैं, और ध्यान देना इससे फिर काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब समझो इस प्लेन को थोड़ा सा। अब एक बात बताओ, नो डाउट ये प्लेन इस एटम को काट ही नहीं रहा है, ये तो बॉन्ड को कट कर रहा है, ठीक है। तो आप बताओ कार्बन के सामने क्या है, मामला बिल्कुल सही है, पेयर में है दोनों कार्बन। बताओ वेज पर कौन है, तो यहां पर भी वेज पर कौन है, यानी कि क्लोरीन के सामने। बताओ डैश पर कौन है, बताओ डैश पर कौन है, मतलब हाइड्रोजन के सामने। यहां तक तो सर मामला बिल्कुल सेट है, आप कह सकते हो ये मिरर ही है। प्लेन किसका काम करता है, मिरर। लेकिन सर मेरे को जो डाउट है ना वो यहां पर है, ब्रोमीन के सामने ये कैसे मिरर हो सकता है। भाई ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन होनी चाहिए, फ्लोरीन की मिरर इमेज फ्लोरीन होनी चाहिए। लेकिन दोस्त मैं कह रहा हूं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये है तो मॉलिक्यूल कैसा है,
अकायरल। ठीक है सर, वो बात सही है, मैं यहां से यहां तक की बात समझ पाया। अब आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हालांकि मैं इसको समझ नहीं पा रहा। आइए जरा समझते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो आपका है बच्चे, वो किस में है? 2D में बना रखा है, 2D में। रियल मॉलिक्यूल किस में है? 3D में। अगर हम इस मॉलिक्यूल को समझना चाहते हैं तो आप इस मॉलिक्यूल को जरा इस तरीके से समझिए। किस तरीके से समझिए? आप फिलहाल इसको ऐसे समझिए, ये वाला जो है ये ऐसे है। क्लियर? अब आप अगर अपन बात करना चाहें इस मॉलिक्यूल में, विजुलाइज करके बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? कहां से जा रहा है प्लेन? एक बार इमेजिन कीजिए, प्लेन ये है। अगर ये प्लेन जाएगा तो बताओ सबसे पहले कौन से एटम को बाइसेक्ट करेगा? ब्लू, फिर ब्लैक, फिर येलो, और यहां तो बिल्कुल बॉन्ड के बीच से। तो रेड के सामने, ग्रीन के सामने, यहां तो मामला सही था। और जो आप सोच रहे हो वो तो दोनों एक ही प्लेन में है। मेरे भाई आप इसको ऐसे इमेजिन कर रहे हो, लेकिन ये ऐसे है। वेज और डैश का प्लेन क्या बताया था? सेम। तो जो आपका फ्लोरीन और ब्रोमीन है उनका प्लेन क्या है? सेम। तो ये जो प्लेन है ये ब्रोमीन को भी दो हिस्सों में कट करके जा रहा है, ये फ्लोरीन को भी दो हिस्सों में कट करके, और यहां पर जो आपका कार्बन है उसको भी दो बराबर हिस्सों में कट करके जा रहा है। लेकिन सर इसको थोड़ा सा वेज एंड डैश में आप विजुलाइज करवाते तो बेटर होता। अब ये मॉलिक्यूल आपको किस में दिख रहा है? देखो, वेज एंड डैश दिख रहा है कि दिख रहा है? अब कौन सा प्लेन इमेजिन करो? अब आप ये वाला प्लेन इमेजिन करो। ये देखो, ये वाला प्लेन, बताइए कहां से निकलेगा? आपके ब्लू एंड येलो कटेंगे, ब्लैक भी, और यहां से बिल्कुल बीच से निकलेगा। तो ये ग्रीन के सामने, रेड के सामने, ब्लैक के सामने, और ये तीनों तो कट चुके हैं। तो कौन सा प्लेन है? बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग। इन तीनों को तो बाइसेक्ट किया और बाकी को रिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब आता है की पॉइंट, मतलब जिस कॉर्नर से, ध्यान से सुनिएगा, रिंग के कौन से कॉर्नर से प्लेन निकला है? इस कॉर्नर से। तो जिस कॉर्नर से प्लेन निकल जाए वो तो कट गया तीनों एटम। क्योंकि आपको लग रहा है कि वो बच गए, नहीं, ऐसे जिसमें है उसी से प्लेन गया है। तो जिस कॉर्नर से प्लेन जाता है उस कॉर्नर पर लगे हुए एटम दो बराबर हिस्सों में कट भी जाते हैं और बाकी की टेंशन लो। कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कह रहा हूं कि इस कॉर्नर की टेंशन ही मत लो तुम। जिस कॉर्नर से तुमने प्लेन पास कर दिया, मानो उस पर लगे हुए एटम कट गए, बाकी संभालो। तो बाकी तो Cl के सामने Cl, H के सामने H, कार्बन के सामने, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों इसी के अंदर, सो दैट आप चीजों को थोड़ा समझ पाए। ये मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, Cl दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है? Br। यहां पर अगर अपन बात करें फ्लोरीन दिया हुआ है, और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने क्लोरीन दिया हुआ है। क्लियर? एक बार बताओ, क्या ये Gi करेगा? जी हां, Gi करेगा। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बता सकते हो? Cl यहां वेज पर, वहां डैश पर, तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, भी जबरदस्त पॉइंट है। मैं इसको ऐसे लिख दूं या दोस्त मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझो, जो आपका वेज पर है उसको आप लिखते हैं, यहां पर Cl है, यहां पर Br है। आप बताइए यहां पर आपका कौन है? फ्लोरीन, और यहां पर कौन है? Cl। ये दो अलग कंपाउंड नहीं है, ये दो अलग रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड की। ये देखो, वेज डैश ट्रांस, अप डाउन ट्रांस। आगे बात समझ में? अब इसमें बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? अगर पीछे वाली बात आपको समझ में आई होगी तो ये आप बहुत आसानी से बता देंगे। सर आपने पीछे कौन सी बात बताई थी, थोड़ा मुझे रिकॉल करवाएंगे? भाई जिन कॉर्नर पर अलग एटम लगे हैं ना उनसे प्लेन पास करा दो। जैसे आपको साफ दिख रहा है ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, तो इन्हीं के थ्रू आप क्या पास कर दें? प्लेन। ये प्लेन इमेजिन करो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वाला प्लेन आपको क्या करना है? इमेजिन। अब आप मुझे बता दो ये प्लेन किस किस के थ्रू गया है? ये प्लेन आपके ब्रोमीन को दो बराबर हिस्सों में कट कर गया, ये प्लेन आपके क्लोरीन को भी दो बराबर हिस्सों में, इस कार्बन को भी दो बराबर हिस्सों में कट कर गया, इस कार्बन को भी दो बराबर हिस्सों में कट कर गया, इस क्लोरीन को भी
दो बराबर हिस्सों में और इस फ्लोरीन को भी दो बराबर हिस्सों में कट कर गया। तो इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम बाइसेक्ट हुए, इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम बाइसेक्ट हुए। यहां पर बताओ वेज पर कौन है? H। डैश पर कौन है? कुछ भी नहीं तो हाइड्रोजन ही तो होंगे। बताओ वेज पर कौन है? H। बताओ डैश पर कौन है? H। तो देखो कार्बन के सामने, बताओ वेज के सामने, डैश के सामने, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर बच्चा उसको नहीं मानता है। मैं बच्चे को बोलता हूं कि देख बेटा इसमें भी ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर बच्चा कहता है नहीं सर ये मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर तो क्लोरीन और नीचे, अरे ऐसा नहीं है ये प्लेन। ये तो समझाने का तरीका है। जिस कॉर्नर से, क्या बोला मैंने, जिस कॉर्नर से प्लेन गया है वो एटम दो हिस्सों में कट गए, ये भी कट गया और ये भी कट गए। ये तो मॉलिक्यूल को लिखने का एक तरीका है। ये तो कट गए मेरे भाई, जिस कॉर्नर से प्लेन गया वो तो कट गए, बाकी को पहचान ले। तो बाकी तो सर इसके सामने बिल्कुल मिरर बना हुआ है, तो बिल्कुल इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? इधर वाले पर देखो, 3 की रिंग बना रहे हैं, 4 की रिंग बना, आप एक बार नोट डाउन करो, मैं 4 की रिंग बनाता हूं। कोई मन ही मन अब शब्द नहीं सोचेगा, इसके बाद कुछ नहीं लिखवाने वाला हूं, बस ये आखिरी विजुलाइज करवा देता हूं। क्योंकि तुम मन ही मन अब सब सोचने लग जाते हो, अच्छी अच्छी बातें मास्टर के बारे में मन ही मन कहने लगते हो। सुलटा दिया है, जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए। सबसे जबरदस्त पॉइंट बताया है, जिस कॉर्नर से प्लेन गया उस कॉर्नर की टेंशन कभी मत लेना। स्टीरियो है, 3D में चीजें आप 2D में सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। चलिए एक बार विजुलाइज करवा दूं सर, ये एक बार विजुलाइज करवा दो। ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल है बच्चे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। ये जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है, ये बॉन्ड थोड़े से मुड़े हुए हैं, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो आपके सामने है वो कुछ इस प्रकार से यूं है मॉलिक्यूल। अब बताओ ये क्या है? वेज। ये क्या है? ये क्या है? वेज। और ये क्या है? डैश। तो कहां से आपको प्लेन पास करना है, थोड़ा सा आप आइडिया देंगे कि कहां से जो है आप प्लेन पास करेंगे इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर? ये वाला प्लेन, ये प्लेन बताओ कहां कहां से जाएगा? ब्लू, येलो, ब्लैक, और इधर कहां से निकलेगा? ब्लैक, रेड, ग्रीन। कट गए। तो ये वाला प्लेन जाना है, इन दोनों के थ्रू प्लेन जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो नहीं कटे वो एक दूसरे की मिरर इमेज। अब लेकिन 2D में तो ऐसे नहीं दिखाया जा सकता ना। आओ सर इसमें थोड़ा समझाओ। इसमें देखो ऐसे लिखा हुआ मॉलिक्यूल आपका, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपने इसको क्या बोला हुआ है? अप। इसको, इसको अप, इसको, तो कौन सा प्लेन हम इमेजिन कर रहे हैं? वर्टिकल। बताओ कहां कहां से जाएगा? इन दोनों से, मतलब इन तीनों से, और उधर इन तीनों से। कट गया। लेकिन भाई 2D में तो ऐसे ही दिखाया जाएगा। तो जिस कॉर्नर से प्लेन जा रहा है वो कट गया और दो हिस्सों में बट गया, उधर टेंशन नहीं रखना है, बाकी को संभालना है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार सीक्वेंसिंग थोड़ी चेंज होगी अपनी। आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर के क्वेश्चंस कर सकते हैं भाई, मॉड्यूल से जीआई के लिखे हुए वो सारे क्वेश्चन सुलटा सकते हैं। टेस्ट में अप टू लास्ट क्लास और डिस्कशन क्लास में आप में से बहुत कम बच्चे आते हैं, और क्वेश्चन जब गलत होंगे ना तो मैं एक एक को बुलाऊंगा फिर। माइक ऑफ करना सर।